गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एटॉमिक फिजिक्स में स्टार्ट करते हैं एनर्जी डिटरमिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट। इस आर्टिकल पे आने से पहले हमें कुछ बेसिक्स समझना बहुत जरूरी है और मैंने ये जो ब्लैक बोर्ड पे लिखा है ये बेसिक्स लिखा हुआ है सबसे पहले। फिर इस आर्टिकल को अगर आप अंडरस्टैंड करेंगे या समझेंगे तो आपको बड़ा ही इंटरेस्ट आएगा इस आर्टिकल को समझने में। चलिए बात करते हैं बेसिक्स पर। और ये बेसिक्स बोहर थ्योरी और सोमरफेल्ड थ्योरी का है। स्टूडेंट्स, बोहर थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या हमने स्टडी किया है अब तक? इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर ऑर्बिट्स के अंदर रिवॉल्व करता है और इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में उन्हीं ऑर्बिट्स के अंदर रिवॉल्व कर सकता है जिन ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम क्या हो, मस्ट बी एग्जैक्टली इज इक्वल टू, मैं बात कर रहा हूं एंगल मोमेंटम की, वो कितना होना चाहिए कि h/2π। यानी कि हमारे पास वही ऑर्बिट्स अलाउड होंगे जिन ऑर्बिट्स का एंगुलर मोमेंटम मस्ट बी एग्जैक्टली इज इक्वल टू kh/2π। ये k क्या चीज है? एजीमुथल क्वांटम नंबर है। और एजीमुथल क्वांटम नंबर ही हमने यहाँ पर क्यों लिया? यहाँ पर हम n भी ले सकते थे क्योंकि एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होती है? 0, 1, 2 एंड सो ऑन सो फोर्थ होती है और n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है। तो हमने यहाँ पर ये लिखा है, यानी कि देखिए इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट्स के अंदर रिवॉल्व करेगा जिन ऑर्बिट्स के एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर हो? इसके बराबर। ऐसा किसका कहना था? बोहर का कहना था। अब जब हमने सोमरफील्ड के कंसेप्ट को स्टडी किया तो सोमरफील्ड ने क्या कहा? इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों ओर इलेप्टिक पाथ के अंदर रिवॉल्व कर रहा है। यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो किस में मिलने वाला है? इलिप्स में मिलने वाला है। और इलिप्स के अंदर आपने देखा होगा दो फोकस पॉइंट होते हैं। एक फोकस पॉइंट के ऊपर हमने क्या मान लेना है, ये मैं आपको दिखा रहा हूं, ये अकॉर्डिंग टू सोमरफील्ड दिखा रहा हूं। इलेक्ट्रॉन किस में रिवॉल्व कर रहा है? इस इलेप्टिक पाथ के अंदर रिवॉल्व कर रहा है। ये इस इलिप्स का मेजर एक्सिस है, ये इसका माइनर एक्सिस है। अगर हाफ लेंगे यहां से, इसको हम सेमी मेजर एक्सिस बोल देते हैं, इसको सेमी माइनर एक्सिस बोल देते हैं। और इस इलिप्स के अंदर दो फोकस पॉइंट होते हैं। एक फोकस पॉइंट के ऊपर हमने क्या मान लिया है? न्यूक्लियस को मान लिया है। अब इस न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन किस पाथ के अंदर रिवॉल्व कर रहा है? इलेप्टिक पाथ के अंदर रिवॉल्व कर रहा है। अगर इस इलेप्टिक पाथ के अंदर रिवॉल्व कर रहा है तो सबसे पहले देखिए बोहर के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन अगर किसी ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा है तो उस ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन के पास क्या होगा? एंगुलर मोमेंटम होगा। तो क्या इस ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसके पास भी कोई एंगुलर मोमेंटम होगा? बिल्कुल होगा। देखिए अगर मैं ये इलेक्ट्रॉन की पोजीशन ये ले रहा हूं तो इस न्यूक्लियस से ये इलेक्ट्रॉन कितने डिस्टेंस के ऊपर है? ये r डिस्टेंस के ऊपर है। अगर ये इलेक्ट्रॉन या इस पोजीशन के ऊपर होगा तो ये डिस्टेंस क्या होगा? इतना r होगा। यानी कि r के चेंज होने से, r की वजह से भी इसके पास क्या होगा? एंगुलर मोमेंटम होगा। और उसको हम क्या बोलेंगे? रेडियल एंगुलर मोमेंटम बोलेंगे, क्योंकि रेडियल का मतलब रेडियस, r क्या चीज है? रेडियस है। और r के चेंज होने से इस ऑर्बिट के अंदर एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? चेंज होगा। उसको हम कांस्टेंट नहीं ले सकते। यानी कि रेडियल एंगुलर मोमेंटम जो होगा दैट कैन नॉट बी कांस्टेंट। दूसरा, अगर ये देखिए r चेंज होगा तो ये थीटा भी चेंज होगा और इस थीटा के चेंज होने से भी एंगुलर मोमेंटम होगा। मैं अभी बताऊंगा आपको वो कौन कौन सा एंगुलर मोमेंटम होगा। तो देखिए अब हमने सबसे पहले क्या बात की है, मैं अब आपको यहां पर बता रहा हूं। हमने क्या किया है? लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन डिफरेंट इलेप्टिक ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन इलेप्टिक ऑर्बिट्स के अंदर रिवॉल्व कर रहा है। द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन इज गिवन
by electron nuclear distance r and azimuthal angle theta, ये azimuthal angle है theta इस यानी कि एजिमुथल एंगल थीटा और आर दोनों के दोनों क्या होंगे, क्वांटाइज्ड होंगे। आपको पता होना चाहिए इनकी वैल्यू क्वांटाइज्ड होगी, इन मतलब 1 2 3 होगी, आप ये मान के चलिए। यानी कि बोथ आर एंड थीटा मस्ट बी क्वांटाइज सेपरेटली। अब क्वांटाइज्ड हैं तो अब आप सबसे पहले ये देख लीजिए कि अगर r की वजह से इस इलेक्ट्रॉन के पास क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम होगा इस ऑर्बिट में। थीटा के चेंज होने से इस इलेक्ट्रॉन के पास क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम होगा। r के चेंज होने से कौन सा एंगुलर मोमेंटम होगा, मैं आपको बता देता हूं। वो कौन सा एंगुलर मोमेंटम होगा, वो होगा रेडियल एंगुलर मोमेंटम होगा, ठीक है। और यहां से ये जो पी थीटा के चेंज होने से जो एंगुलर मोमेंटम होगा उसको हम बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम, और पी आर की वजह से रेडियल एंगुलर मोमेंटम, इसको यहां पे मेरे को रेडियल एंगुलर मोमेंटम ये होगा। तो अब बोहर की कंडीशंस अगर हम देख रहे हैं तो ये जो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम है, रेडियल एंगुलर मोमेंटम पी आर एंड पी थीटा दोनों के दोनों क्या होंगे, क्वांटाइज्ड होंगे। ये कंडीशन हमें पता होना चाहिए। क्वांटाइज्ड का मतलब इनकी वैल्यू इंटीग्रल मल्टीपल में मिलने वाली है, इंटीजर्स में मिलने वाली है हमें। इसका मतलब हमने सबसे पहली कंडीशन ये पढ़ा था, एंगुलर मोमेंटम इज टू ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टू बी क्वांटाइज्ड। अगर क्वांटाइज्ड है तो उसकी क्वांटाइज्ड वैल्यू कितनी होगी, यानी कि वो किस अलाउड ऑर्बिट्स के अंदर इवोल्व करेंगे इलेक्ट्रॉन, उनके बारे में हमने कंडीशंस को स्टडी किया था। देखिए यहां पर मैंने ये कहा था, देखिए KH/2π, अगर मैं इसको हटा दे, इंटीग्रेशन को सपोज करो यहां से मैं ये रेडियल एंगुलर मोमेंटम लेता हूं, अगर मैं इस इंटीग्रल को हटा देता हूं तो हमारे पास कंडीशन क्या बोल रही है, एंगुलर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम या रेडियल एंगुलर मोमेंटम whose value must be exactly is equal to nr/2π। ये क्या है, nr रेडियल क्वांटम नंबर है। यानी कि इस 2π को अगर मैं यहां से हटाऊं, अगर यहां पे ले आऊं तो ये 2π क्या है, एक क्लोज्ड पाथ है। देखिए यहां से इलेक्ट्रॉन अगर चलेगा, 0 से चलेगा, तो ये क्या बन गया, एक क्लोज्ड लूप बन गया। इसी को तो ट्रेस किया है, तो इस 2π को मैं क्या लिख सकता हूं, क्लोज्ड इंटीग्रल 0 to 2π into dr is equal to nrh, ये लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, एक क्वांटाइज्ड कंडीशंस है। और क्वांटाइज्ड कंडीशन क्या कहती है, एंगुलर मोमेंटम इज टू बी क्वांटाइज्ड एंड हुज वैल्यू मस्ट बी एग्जैक्टली इज इक्वल टू दिस। ये कंडीशंस आपको स्टडी करनी होगी। और पी आर की वैल्यू यहां पर कांस्टेंट नहीं होने वाली। अब यहां पर देखिए दूसरा, ये तो मैंने रेडियल एंगुलर मोमेंटम की बात कर ली। अब ऐसे थीटा के चेंज होने से भी क्या होगा, हमारे पास एंगुलर मोमेंटम मिलेगा। और उस एंगुलर मोमेंटम को मैं क्या लिख रहा हूं, एंगुलर वेलोसिटी के टर्म में भी लिखूंगा, मैंने लिख रखा है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्वांटाइज्ड कंडीशन लगा दूं। क्वांटाइज्ड कंडीशन क्या कहती है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मस्ट बी एग्जैक्टली इक्वल टू दिस, KH/2π होनी चाहिए। मैं 2π को यहां पर ले आया, तो 2π को देखिए मैं अभी लेके आया था, इसके नीचे 2π की कंडीशन होनी चाहिए, तो मैं इंटीग्रेशन हटा दूंगा। 2π को ये लेके यहाँ पे, तो ये इस थीटा का एंगल चेंज कितने पे होगा, 2π पे, 0 से 2π पे। तो यहाँ पर ये मेरे पास एक क्वांटाइज्ड कंडीशन बन गई है, ठीक है।
अब यहाँ पर देखिए के क्या चीज है, ये एजीमुथल क्वांटम नंबर है। क्यों के लिया है हमने, क्योंकि हमने थीटा क्या बोला है, एजीमुथल एंगल बोला है। और एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होती है, 0 1 2 3, यानी कि हम उन्हीं ऑर्बिट्स को अलाउड ऑर्बिट बोल सकते हैं जिन ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम क्या हो, क्वांटाइज्ड हो सबसे पहले। और क्वांटाइज्ड की कंडीशन क्या होनी चाहिए, एंगुलर मोमेंटम, यानी कि मेरे को क्या बोलना चाहिए यहाँ पे, पी थीटा, ये एंगुलर मोमेंटम है, पी थीटा इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, के एच अपॉन 2 पाई। ठीक है, ये होना चाहिए। और ये बोहर के अकॉर्डिंग है। अगर मैं इस 2 पाई को इस थीटा के, इस 2 पाई के साथ इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं, 2 पाई इंटू पी थीटा, तो इज इक्वल टू यहां से ये क्या बन गया, के इंटू एच बन गया, यही तो बनेगा। और यहां पर इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई को क्या लिख सकते हैं, 2 पाई को मैं इंटीग्रल क्लोज्ड पाथ लिख सकता हूं, कितने में, 0 से 2 पाई के अंदर, यही तो है। तो यानी कि इसको मैं क्या लिख सकता हूं, पी थीटा डी थीटा इज इक्वल टू के इंटू एच। तो ये मेरे पास क्या बन गई, क्वांटाइज्ड कंडीशन बन गई। अब यहां पर देखिए मेरे पास 2 क्वांटाइज्ड कंडीशन बनी है। ये तो पहले क्वांटाइज्ड कंडीशन हमारे पास रेडियल एंगुलर मोमेंटम के लिए है, सेकंड क्वांटाइज्ड कंडीशन हमारे पास एजीमुथल एंगल के लिए है। लेकिन पी थीटा की वैल्यू इस इलेप्टिक ऑर्बिट के अंदर थ्रू आउट क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। अभी मैं आपको बताऊंगा आगे। यानी कि इस पी थीटा की वैल्यू तो कांस्टेंट रहेगी। अगर ये कांस्टेंट रहेगी तो इसको हम क्या निकाल लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। अगर हम इसको बाहर निकाल लेंगे तो यहां से देखिए हमारे पास 2 पाई तो बाहर निकल आएगा, और 2 पाई अगर बाहर निकल आएगा तो हमारे पास यहां से ये क्या बचेगा, इंटीग्रल डी थीटा। तो यहां से ये इंटीग्रल और डी थीटा कैंसिल हो जाएंगे, तो यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास, पी थीटा आ जाएगा। यानी कि हमारे पास ये पी थीटा आ जाएगा। और पी थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, के एच अपॉन 2 पाई। यानी कि मैं पी थीटा की वैल्यू को ये लेके चलूंगा, पुट कर दूंगा जहां पर भी पी थीटा मिले। लेकिन पी आर कांस्टेंट नहीं होगा, क्योंकि ये एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, रे आर चेंज होगा यहां पर। तो यहां पर अब आपको ये फर्स्ट कंडीशन समझ में आ गई होगी। यानी कि पी ये क्वांटाइज्ड कंडीशन है। क्वांटाइज्ड कंडीशन क्या कहती हैं, इलेक्ट्रॉन के लिए वही ऑर्बिट्स अलाउड ऑर्बिट्स होंगे जिन ऑर्बिट्स का एंगुलर मोमेंटम क्या हो, क्वांटाइज्ड हो। और क्वांटाइज्ड वैल्यू सबसे पहले बोहर के अकॉर्डिंग क्या होनी चाहिए, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन दैट ऑर्बिट मस्ट बी एग्जैक्टली इज इक्वल टू के एच अपॉन 2 पाई। अब ये अगर मैं इसको इंटीग्रल फॉर्म में अगर स्टडी करना है तो मैंने आपको बता दिया है। यहां पर हमने के क्यों लिया है, क्यों के इसलिए लिया है क्योंकि एजीमुथल क्वांटम नंबर है। थीटा में क्या बोल रहा हूं, एजीमुथल एंगल बोल रहा हूं। के की वैल्यू क्या होती है, 0 से लेकर 0 1 2 3 एंड सो ऑन होती है। यहां पर रेडियस कभी 0 नहीं होगा। अगर रेडियस को मैं 0 कर दूंगा तो ये ऑर्बिट ही नहीं रहेगा। यानी कि यहां पर मैं के नहीं ले सकता। के किस लिए नहीं ले सकता, अगर के की वैल्यू को 0 कर देता हूं तो यहां पर तो ये ऑर्बिट ही नहीं बनने वाला। तो यहां पर हमने क्या कंडीशन दे दी, एनआर प्रिंसिपल रेडियल क्वांटम नंबर जिसकी वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी। तो यहां पर आप समझ चुके हैं कि एजीमुथल क्वांटम नंबर है, एनआर रेडियल क्वांटम नंबर है, पी थीटा एंगुलर मोमेंटम है, पी आर रेडियल एंगुलर मोमेंटम है। बोथ के एंड एनआर टेक्स इंटीजर वैल्यू, दोनों के दोनों इंटीजर वैल्यू लेंगे। चलिए अब बात करते हैं आगे। जो ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, मीन्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इज गिवन बाय, जो कि मैं इस आर्टिकल में यूज करूंगा। मैं वहां पर यूज करते ही आपको समझ में आ जानी चाहिए कि यहां से यूज की है। देखिए काइनेटिक एनर्जी आपको पता है क्या होती है, हाफ mv² होती है। ठीक है, हाफ काइनेटिक एनर्जी को मैं लिखूं तो ये क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। अब यहां पर v नहीं लेंगे
क्यों? क्योंकि यहाँ पर आर की वजह से इस इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, पोजीशन चेंज होगी। तो इस वेलोसिटी को हम किस में लिख सकते हैं, पोजीशन में। वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। तो ये आर जो है ना, ये आर डॉट बना दिया गया, ये आर डॉट क्या हो गया, रे डी आर बाई डी टी। और ये डी आर बाई डी टी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। तो ये क्या बन गया, ये आर डॉट क्या बन गया, वी बन गया। अगर देखिए मैं इस आर वी यहां पर पुट कर, ये वेलोसिटी बन गई, इसका मतलब आर डॉट की वैल्यू यहां पर पुट करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, हाफ एम आर डॉट का स्क्वायर। यही तो बनेगा, यही बनेगा। तो इसको मैं यहां से हटा दूं आपको समझाने के लिए, आप ये समझ गए होंगे यहां पर टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। एक तो इस रेडियस के चेंज होने से काइनेटिक एनर्जी होगी। अब देखिए यहां पर वेलोसिटी, ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पर मैंने क्या ड्रॉ किया, टेंजेंट ड्रॉ किया, ये वेलोसिटी है। तो इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, एक तो ये रेडियस कंपोनेंट होगा और एक थीटा की वजह से एंगल चेंज होगा। तो ये मेरे पास रेडियस रेडियल कंपोनेंट आएगा और ये एंगुलर वेलोसिटी की वजह से कंपोनेंट आएगा। तो टोटल वेलोसिटी कितनी होगी, इसका रिजल्टेंट दिस प्लस दिस ये होगी। तो ये वही तो लिखा है, ये तो ये वाला कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट है, और इसका ये रिजल्टेंट ये काइनेटिक एनर्जी। तो ये काइनेटिक एनर्जी कितनी बनी है, देखिए काइनेटिक एनर्जी तो हाफ एम वी स्क्वायर होती है। ये क्या कहता है, ये तो क्या कह रही है, रेडियल आर की वजह से, रेडियस की वजह से इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, पोजीशन चेंज होगी, तो डी आर बाई डी टी। तो इसको हमने ऊपर डॉट लगा दिया, तो ये क्या कह रहा है, डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव। तो ये क्या बन गया, वेलोसिटी बन गया, यहां से दिस प्लस इस वाला कंपोनेंट, ये कंपोनेंट थीटा का, एंगुलर वेलोसिटी का। अब यहां पर देखिए, तो ये मैंने लिखा बिकॉज यहां पर देखिए, ये यहां पर हमारे पास क्या बना है, बिकॉज आर डॉट इज इक्वल टू डी आर अपॉन डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, दैट इज कॉल्ड द वेलोसिटी। तो यहां पर ये बन गया। तो इस v की जगह यहां पर हमने क्या पुट कर दिया है, आर डॉट, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, दैट इज कॉल्ड द वेलोसिटी। तो इसकी जगह हमने ये डॉट पुट कर दिया है यहां पर। पहली क्वांटिटी आपको समझ में आ गई होगी, दूसरी पर बात करते हैं अब यहां पर। अब देखिए, अब ये थीटा की वजह से, थीटा चेंज होने की वजह से क्या आएगा, एंगुलर वेलोसिटी, और थीटा डॉट को मैं क्या लिख रहा हूं, डी थीटा बाई डी टी, यही तो होता है। और एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, टाइम 2 पाई बाई टी, हम जानते हैं। और टी क्या चीज है, टाइम है, टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड द डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। टाइम इज इक्वल टू, क्योंकि वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होती है, हम जानते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम कितना हो गया, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, डिस्टेंस नीचे, वेलोसिटी ऊपर चली गई। डिस्टेंस क्या है, इसका सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर, तो यहाँ पे अपॉन वेलोसिटी ऊपर चली गई, 2 पाई से 2 पाई कट गया, v अपॉन आर आ गया। v की वैल्यू कितनी आ गई, r को इधर ले आया, इस थीटा डॉट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे क्या बन गया, देखिए v की वैल्यू ये आ, इसका मतलब v की वैल्यू यहाँ पर ये आनी चाहिए। तो क्या आनी चाहिए, थीटा डॉट का स्क्वायर ये रहा, आर स्क्वायर। समझ गए होंगे अब, यानी कि टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी आने वाली है, ये आने वाली है। अगर अब मैं इस टोटल काइनेटिक एनर्जी को रेडियल एंगुलर मोमेंटम और किसकी फॉर्म में, एंगल पी थीटा और पी आर की फॉर्म में लिखना चाहूं तो क्या बनेगा, क्योंकि मेरे को ये रिजल्ट भी आगे यूज करना है। देखिए, तो टी की वैल्यू क्या बनने वाली है, ये वैल्यू बन, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको m से डिवाइड कर दो, m से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये m स्क्वायर बन जाएगा, और इसका m r डॉट का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, यही तो लिख दिया मैंने, 2m से डिवाइड कर दिया, m से यहाँ पे डिवाइड कर दिया, और m r डॉट का होल स्क्वायर बना दिया। प्लस देखिए आगे टर्म ये आई, इसको मैंने क्या किया, m से डिवाइड कर दिया और r स्क्वायर से, तो m और r स्क्वायर से ही मल्टीप्लाई करूंगा, ये पूरे फैक्टर से डिवाइड किया है इससे, तो इससे पूरे को मल्टीप्लाई करूंगा तो m स्क्वायर बन जाएगा और r की पावर 4 बन जाएगा। यानी कि अब मैं क्या लिख सकता हूं, इसको m r स्क्वायर थीटा डॉट का पूरे का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, लिख सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि यहां पर देखिए m r डॉट तो क्या है, दैट इज कॉल्ड पी आर, ये दैट इज इक्वल टू
लीनियर मोमेंटम, रेडियल मोमेंटम बन गया ना। ये आर डॉट तो क्या है, वी है, दैट इज इक्वल टू पी आर बन गया ये तो डायरेक्टली। तो यहाँ पर इसकी तो वैल्यू हम पी आर पुट कर देंगे। एम आर डॉट, इसको देखिए अब, एम आर स्क्वायर थीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, मैं यहाँ पर इसको क्या लिख सकता हूँ, देखो एक आर को मैंने यहाँ पे लिख लिया एम आर, और आर, एक आर को मैंने आर थी इस थीटा के साथ लिख लिया ये, और ये क्या चीज है, वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी भी। तो यहाँ पर ये क्या बन गया, दिस एम आर स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू पी थीटा बन गया मेरे पास। एमवीआर ही तो बन गया ये एमवीआर एंगुलर मोमेंटम किसकी वजह से, थीटा के अंदर चेंज होने की वजह से। तो यहाँ पर देखिए, इसका मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इस क्वांटिटी को तो मैं पी थीटा लिख सकता हूं, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, पी आर लिख सकता हूं। तो काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस कितनी बन गई हमारे पास, पी आर स्क्वायर अपॉन 2m प्लस पी थीटा स्क्वायर अपॉन 2mr। इनमें से हमने 2m को कॉमन निकाल लिया, 2m को कॉमन निकाल लिया, तो ये कितना बन गया, पी आर स्क्वायर, यहां से 2m कॉमन आ गया तो पी आर स्क्वायर बचा, प्लस पी थीटा का स्क्वायर अपॉन 2m बाहर चला गया तो आर स्क्वायर। ये हमारे पास टोटल काइनेटिक एनर्जी निकल के आएगी इलेक्ट्रॉन की, जब वो इलेक्ट्रिकल पाथ के अंदर रिवॉल्व कर रहा होगा। अब पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे थोड़ी देर में, अपने आर्टिकल्स पे जब आएंगे। तो इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स इज गिवन बाय, आप एसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स जानते हैं, वो क्या होती है, एप्सिलॉन स्क्वायर, ये इससे डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू 1 माइनस के स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। ये आपको मैं यहीं पर बता देता हूं, ये आपको याद करनी पड़ेगी, हम मैथ के अंदर जानते हैं। एसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स इज गिवन बाय दिस, एंड सेमी मेजर एक्सिस कितना आता है इलिप्स का, जो ये सेमी मेजर एक्सिस है ये वाला, ए नोट एम स्क्वायर अपॉन जेड। ए नोट क्या है, रेडियस ऑफ द फर्स्ट बोहर ऑर्बिट होता है। चलिए अब नेक्स्ट सेक्शन में अपने आर्टिकल पे हम बात करने वाले हैं। आई होप कि आप बेसिक्स कंसेप्ट को समझ चुके हैं, तो अब इस आर्टिकल को समझने में बड़ा ही मजा आने वाला है। चलिए बात करते हैं एनर्जी डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट। मैं स्टूडेंट यहाँ पर ये मान के चलूं कि आपको पेनिट्रेटिंग और नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट्स के बारे में पता है, फिर भी चलिए बता देता हूं। पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट वो ऑर्बिट होते हैं जो एटम की एटॉमिक कोर को पेनिट्रेट करते हैं, और नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट वो ऑर्बिट होते हैं जो एटम के एटॉमिक कोर को पेनिट्रेट नहीं करते। आप एटॉमिक कोर के बारे में तो जानते होंगे। एटॉमिक कोर को हमने क्या डिफाइन किया था, एटम के अंदर सेंटर पॉइंट पे तो न्यूक्लियस होता है, इसके बाद क्या आती हैं एटम के अंदर, इनरमोस्ट सेल आती हैं जिनको हम कंप्लीटली फिल्ड सेल बोलते हैं। इसके बाद क्या आती है, वैलेंस सेल आती है, यानी कि हमने एटॉमिक कोर को डिफाइन करते टाइम ये कहा था, अगर हम वैलेंस सेल को छोड़ दें, इसके बाद एटम का जो रिमेनिंग पोर्शन बचता है उस पोर्शन को हम क्या कहते हैं, एटॉमिक कोर बोलते हैं। तो अब हम पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट्स को क्या डिफाइन कर चुके हैं। पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट वो ऑर्बिट होंगे जो एटम के एटॉमिक कोर को क्या करेंगे, पेनिट्रेट करेंगे। इसका मतलब ये जो मैंने डार्कन दिखा रखी है, ये क्या चीज है, ये एटॉमिक कोर है, ये हमारे पास एटॉमिक कोर है, ये मेरे पास एटॉमिक कोर है, और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा है। तो ये ऑर्बिट इस एटॉमिक कोर को क्या कर रहा है, पेनिट्रेट कर रहा है। तो ऐसे ऑर्बिट को हम क्या कहते हैं, पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट कहते हैं। इस केस में ये वाला ऑर्बिट इस एटॉमिक कोर को पेनिट्रेट नहीं कर रहा है, इस एटॉमिक कोर की पेरिफेरी से बाहर निकल रहा है। तो ऐसे ऑर्बिट्स को हम क्या कहते हैं, नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट बोलते हैं। अब बात ये आई कि हमने एनर्जी केवल पेनिट्रेटिंग केस में ही क्यों निकाली, नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट के केस में क्यों नहीं निकाली इलेक्ट्रॉन की। तो अब यहां पर ये क्वेश्चन इसलिए उठा, और मैं आपको लास्ट लेक्चर में समझा चुका हूं। जब हमने एनर्जी के कंसेप्ट को डिस्कस किया था तो हमने क्या देखा था,
नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी थी वो नियरली इक्वल आ रही थी किसके, कॉरस्पॉन्डिंग ऑर्बिट्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो हमने वहां पर ये कह दिया था कि हम नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट्स की एनर्जी को नहीं निकालेंगे, लेकिन जब हमने पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट्स की एनर्जी को कैलकुलेट किया तो क्या देखा गया, नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट्स की एनर्जी डिफरेंट आ रही थी किससे, कॉरस्पॉन्डिंग ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम से। तो हमें इन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट्स की एनर्जी को तो निकालना पड़ा, लेकिन नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट्स की एनर्जी को हमें निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। अब इनकी एनर्जी को निकालें कैसे, बात यहां पर आ गई। अब पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट्स का मैं एग्जाम्पल आपको बता रहा हूं। देखिए पेनिट्रेटिंग केस में अगर मैं सोडियम का एग्जाम्पल लेता हूं, सोडियम का एग्जाम्पल लूं तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है। अगर मैं इसके एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो कितना होता है, 2 8 1 ये होता है। अब ये 1 जो इलेक्ट्रॉन है ये कौन सी सेल में है, वैलेंस सेल के अंदर है, और यानी कि 2 और 8 ये इलेक्ट्रॉन किस में है, ये इनर मोस्ट सेल के अंदर है, और इनर मोस्ट सेल को हम क्या बोलते हैं, कंप्लीटली फिल्ड सेल बोलते हैं। और कंप्लीटली फिल्ड सेल किसके अंदर होती हैं, एटॉमिक कोर के अंदर होती हैं। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन तो किस में है, एटॉमिक कोर के अंदर है, और ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये किस में है, इस ऑर्बिट के अंदर है। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन तो इस ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा है, और ये 10 इलेक्ट्रॉन इस एटॉमिक कोर के अंदर है। लेकिन ये जब एनर्जी को कैलकुलेट किया गया तो कोई ना कोई रेफरेंस लेकर कैलकुलेट किया जाता है। जो रेफरेंस लिया गया वो क्या लिया गया, श्रोडिंगर सिंप्लीफाइड मॉडल लिया गया, और इस मॉडल के अकॉर्डिंग क्या माना गया, जो ये 10 इलेक्ट्रॉन हैं ये इस एटॉमिक कोर के सरफेस के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और ये एटॉमिक कोर का जो सरफेस है वो किसकी फॉर्म में है, वो एक स्फीयर की फॉर्म में है, ऐसे है। और इस सरफेस के अंदर, सरफेस के ऊपर क्या है, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सरफेस के ऊपर ऐसे। ये 10 की बात कर रहा हूं मैं, ये 10 जो इलेक्ट्रॉन है वो इस सरफेस, कोर की सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली, और उस कोर का क्या है, रेडियस क्या है, रो है। अब जो इलेक्ट्रॉन यहां पर रिवॉल्व कर रहा है इस ऑर्बिट के अंदर, मान लो इलेक्ट्रॉन यहां पर है, तो ये जो रेडियस होगा, ये रेडियस यहां से ये आर होगा, ऑर्बिट का रेडियस यहां से ये, अगर इलेक्ट्रॉन यहां पर है, न्यूक्लियस यहां है, तो ये आर होगा, ठीक है। अब यहां पर अगर मैं इस मॉडल के अकॉर्डिंग बात करता हूं तो हमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालनी है, टोटल एनर्जी निकालनी है, और टोटल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो मैं इलेक्ट्रॉन किस में रिवॉल्व कर रहा है, इलेप्टिकल पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, तो हम इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को तो अभी बेसिक्स में स्टडी कर चुके हैं, पोलर कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में कितनी निकल के आई थी वो हम अभी बात करने वाले हैं। तो अब हम सिर्फ किसकी बात करेंगे, इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करेंगे। अब मैं वो क्या लेके चल रहा हूं, देखिए ये जो एक एटॉमिक कोर है, यहां पर ये एटम की क्या है, एटॉमिक कोर है, और ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये मैं ऐसे ये रिवॉल्व कर रहा है एक सेल के अंदर, ये ऐसे आया, ये इसके पेनिट्रेट किया, और यहां पर इसका आपको पता होगा ये इसमें इस ऑर्बिट्स के न्यूक्लियस से सबसे ज्यादा डिस्टेंस के ऊपर कौन सा होता है, एपिलियन पॉइंट, और इसके नजदीक कौन सा होता है, पेरिहेलियन पॉइंट। जब इस पेरिहेलियन पॉइंट के ऊपर जब ये पॉइंट होगा और वो न्यूक्लियस के सबसे नजदीक होगा, तो यहां पर जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स लगेगा। उस स्ट्रॉन्ग फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन की यहां पर स्पीड बहुत कम हो जाएगी। बहुत कम स्पीड से जब निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन इस पाथ में जाने की बजाय, इस पाथ में जाने की बजाय वो क्या कर जाएगा, ये ऑर्बिट क्या कर जाएगा, प्रीसीज कर जाएगा। यानी कि इस पाथ में अब नहीं जाएगा इलेक्ट्रॉन, ऐसे नहीं जाएगा। जब यहां से निकलेगा
तो वो एकदम से बहुत स्पीड से निकलेगा, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा दूर जाते ही, तो वो ऐसे घूम जाएगा इसके अंदर। तो मैं क्या एग्जांपल ले रहा हूं, देखिए ये आउटसाइड इलिप्स है, ये आउटसाइड इलिप्स भी कंप्लीट नहीं बन रही है। एक साइकिल की मैं बात करूं तो, एक साइकिल की मैं बात कर रहा हूं ना, तो ये इनर साइड ये वाली इलिप्स, ये इनर साइड भी कंप्लीट नहीं बन रही है, और ये आउटसाइड इलिप्स भी कंप्लीट नहीं बन रही है। यानी कि एक साइकिल के अंदर हमारा कंप्लीट वन इलिप्स नहीं बन रही है। आइदर मैं आउटसाइड की बात कर लो चाहे इनसाइड की बात कर लो। ये मैं एक केस ले रहा हूं, एक स्पेशल केस लूंगा जो इलिप्स इस और इसके अंदर एक कंप्लीट बनेगी और एक बाहर कंप्लीट बनेगी। उस एग्जांपल को एक्सप्लेन करने के लिए हमें क्वांटम डिफेक्ट डिफाइन करना है। तो आप समझ चुके हैं। तो अब बात कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू स्क्रोडिंजर सिंप्लीफाइड मॉडल ऑफ एटॉमिक कोर के अकॉर्डिंग क्या है। तो यहां पर जो हमने क्या कहा है, द कोर इलेक्ट्रॉन, ये कोर इलेक्ट्रॉन जो ये 2 8 है, उसको हम क्या मान के चले हैं, आर डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर द सरफेस ऑफ द स्फीयर ऑफ रेडियस, जिसका क्या है आर है। अब बात करें सपोज, अब मैं अगर इस एटॉमिक कोर के अंदर की बात करूं तो अंदर क्या चीज है, न्यूक्लियस है एटम का, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। जितना एटॉमिक नंबर है, एटम का एटॉमिक नंबर है, उतना ही एटम के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। अगर मैं एटम जेड, इस एटम की बात कर रहा हूं ZXA, इसका मतलब इसके अंदर अगर 11 इलेक्ट्रॉन हैं तो इसके अंदर 11 ही क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे। और प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, +E चार्ज होता है। अगर मैं इस एटॉमिक कोर के अंदर की बात करूंगा तो उसको मैं क्या कहूंगा, अंदर मतलब आउट, इनसाइड। अगर मैं अंदर की बात करूंगा ना तो क्या बोलूंगा मैं, इनसाइड। उसको मैं डिनोट करूंगा I से, ठीक है। यानी कि अगर मैं इस एटॉमिक कोर के बाहर की बात कर रहा हूं तो क्या करूंगा मैं, आउटसाइड, उसको मैं डिनोट करूंगा O से। अगर मैं बात करूं इनसाइड, इसके क्या है, न्यूक्लियस है, तो इसका इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज कितना होगा, देखिए यहां पर इफेक्टिव कितना होने वाला है। अगर मैं यहां पर ZIE बोल रहा हूं, ZIE, इसका मतलब ये क्या है, इनसाइड। अगर मैं कहूं कि ये इलेक्ट्रॉन जो है अंदर आ गया तो इफेक्टिव चार्ज कितना, अगर ये इलेक्ट्रॉन बाहर है तो चार्ज कितना, ठीक है। यानी कि ये अंदर इलेक्ट्रॉन है तो इनसाइड की बात आ गई, तो उस केस में इफेक्टिव चार्ज कितना बनेगा, मेरे पास ZIE ये बनेगा। बात ये है, अगर ये इलेक्ट्रॉन आउटसाइड है तो इस न्यूक्लियस का इफेक्टिव चार्ज कितना बनेगा, ZOE बनेगा, ये बनेगा प्लस, ठीक है। यानी कि ये जब अंदर आ चुका है तब कितना चार्ज होगा, ZIE होगा। ये जब बाहर है तो कितना होगा, ये होगा। अगर मैं टोटल चार्ज कंडीशन लिखूं, देखिए तो यहां पर इनसाइड चार्ज ऑफ न्यूक्लियस दैट इज इक्वल टू क्या होगा, आउटसाइड चार्ज। यही तो होना चाहिए, आउटसाइड। और आउटसाइड में क्या क्या है, देखिए आउटसाइड में तो ये वाला चार्ज भी तो है, ये तो अंदर आ नहीं सकता। हम क्या कह चुके हैं, दैट इज टू बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एटॉमिक कोर, ये तो बाहर ही रहेगा। ओनली ये इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहा है तो ये एक कंडीशन के ऊपर अंदर आएगा, एक कंडीशन के ऊपर बाहर आएगा। तो हमें यहां पर इस इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी को कैलकुलेट करना है। तो टोटल एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए हम काइनेटिक एनर्जी को तो अभी स्टडी कर चुके हैं। अगर इलेक्ट्रॉन इलेप्टिक ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हमने अभी स्टडी किया था, ये वाली काइनेटिक एनर्जी होती है। अब हम बात करें सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी की। अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी का आप कंसेप्ट समझ चुके हैं, +2 के अंदर आपने स्टडी किया था। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, सबसे पहले मैं पोटेंशियल की बात करूं
पोटेंशियल क्या होता है, हमें एक सोर्स चार्ज लेना पड़ता है जो प्लस चार्ज लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज, प्लस क्यू चार्ज लेते हैं, ठीक है। इसमें से इलेक्ट्रिक लाइन जो फोर्स इमिट आउट करते हैं और इनफाइनाइट के ऊपर जाते हैं। इसके बाद हमने क्या किया था, एक यूनिट टेस्ट चार्ज लिया था और उसको इनफाइनाइट से एक पॉइंट के ऊपर लेके आए थे और उस पॉइंट के ऊपर हमने पोटेंशियल निकाला था और उस पोटेंशियल की एनर्जी क्या आई थी आपको याद हो तो प्लस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर, ये आई थी निकल के, ठीक है। इसका मतलब ये प्लस क्यू क्या चीज है, यहां पर ये सोर्स चार्ज है। अब मैं जब यहां पर बात करूंगा तो सोर्स चार्ज क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज होगा, न्यूक्लियस वाला चार्ज होगा। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, वी क्यू, और ये क्यू किसका चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ठीक है। यानी कि पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाय चार्ज, दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल एनर्जी। अब हम बात करें, देखिए चलिए बात कर लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज आउटसाइड द एटॉमिक कोर। अगर इलेक्ट्रॉन, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस एटॉमिक कोर से आउटसाइड है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आने वाली है। आउटसाइड के ऊपर मैंने बोला है, अगर ये इलेक्ट्रॉन आउटसाइड है तो हमारे पास न्यूक्लियस का जो चार्ज होगा वो क्या होगा, Z0e होगा, ठीक है। अगर मैंने ये कहा है ये इलेक्ट्रॉन, अगर मैं इनसाइड की बात करूं तो इफेक्टिव चार्ज कितना होगा, ZIe होगा, ठीक है। अभी हम बात कर चुके हैं इसके बारे में। तो देखिए अब ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर इस एटॉमिक कोर से आउटसाइड है तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज आउटसाइड द एटॉमिक कोर क्या आएगी, ये प्लस ZE चार्ज है, ये न्यूक्लियस का चार्ज है, सोर्स चार्ज है, यहां पर ये Q की वैल्यू क्या हो गई, प्लस ZE, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, माइनस E चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर, ये वाली क्वांटिटी, यही तो आ गई पोटेंशियल। और यहां पर जो R है, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर है तो इस कोर के रेडियस से ये R तो काफी ज्यादा है, ये कंडीशन है। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज आउटसाइड द एटॉमिक कोर दैट कम्स आउट टू बी Z0e मल्टीप्लाई बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर। चलिए अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज इनसाइड द एटॉमिक कोर। यानी कि अब हम क्या बात करने वाले हैं, जब ये इलेक्ट्रॉन किसके अंदर है, एटॉमिक कोर के अंदर, तो इस केस में इफेक्टिव चार्ज न्यूक्लियस का कितना होगा, अगर ये इसके अंदर आ चुका तो हम क्या मान चुके हैं, ZIe। यानी कि जो आउटसाइड था न्यूक्लियर का चार्ज, जब ये इलेक्ट्रॉन आउटसाइड था, जब न्यूक्लियर चार्ज ये था, अगर इनसाइड आ चुका तो ये न्यूक्लियस का चार्ज कुछ लेस होगा, और ये वाला आउटसाइड में है तो न्यूक्लियर का चार्ज कुछ ज्यादा होगा, क्योंकि ये तो प्लस E चार्ज है। जब माइनस मान लो 10 के अंदर कुछ -1 आएगा तो 9 आएगा, कुछ ये कम होगा, यानी कि ये कुछ कम है, ये ज्यादा है। तो सबसे पहले हम पोटेंशियल एनर्जी निकालें ड्यू टू द न्यूक्लियर चार्ज, यानी कि न्यूक्लियस का जो चार्ज है वो जब सोर्स चार्ज की तरह एक्ट करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, वो कितनी आने वाली है, देखिए। तो इसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, चार्ज ZIe अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन इंटू यहां पर R, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये तो पोटेंशियल आ गया। पोटेंशियल किसकी वजह से आ गया, ड्यू टू दैट सोर्स चार्ज की वजह से आ गया। अगर इसको मैं माइनस E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये क्या बन गया, पोटेंशियल एनर्जी बन गई ड्यू टू दैट सोर्स चार्ज। लेकिन अब इस केस में जो ये इलेक्ट्रॉन बाउंड्री के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली, वो भी तो कंट्रीब्यूशन करेंगे पोटेंशियल एनर्जी के अंदर।
तो इसमें कुछ प्लस ऐड होगा। वो क्या ऐड होगा, देखिए इनका अफेक्टिव चार्ज कितना होगा, अब हम उसकी बात कर लेते हैं। तो इनका अफेक्टिव चार्ज कितना निकलेगा, आउटसाइड में ये, इसका मतलब जब ये इलेक्ट्रॉन आउटसाइड था तो ये चार्ज था, इनसाइड आ गया तो ये चार्ज है, ये ज्यादा था ये कम है, तो अफेक्टिव चार्ज कितना आ गया, जो किसका होगा, इन इलेक्ट्रॉन का जो एटॉमिक कोर के ऊपर है उनका कितना आ जाएगा, बड़े में से छोटा घटा दें तो Z नोट E में से ZI को घटा दें, ये तो इफेक्टिव चार्ज आ गया Z नोट माइनस ZI इंटू E, किसकी वजह से, ये इफेक्टिव चार्ज किनका है, इन इलेक्ट्रॉन का जो इस एटॉमिक कोर के सरफेस के ऊपर है। अब इनका कंट्रीब्यूशन पोटेंशियल एनर्जी में कितना बनेगा, देखिए ये कितने डिस्टेंस के ऊपर है, रो के ऊपर है, क्योंकि हम सरफेस, इस सरफेयर का रेडियस कितना मान चुके हैं, रो मान चुके हैं। तो इसकी वजह, इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल में कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, ये पोटेंशियल देखिए, पोटेंशियल तो कितना आ जाएगा, इसको डिवाइड कर देंगे 4 पाई एप्सिलॉन, और यहाँ पे आर के बजाय क्या आएगा, रो आएगा, ये पोटेंशियल आ गया। अब इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं माइनस ई ऑफ चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या आ गया, पोटेंशियल एनर्जी के अंदर कंट्रीब्यूशन आ गया, ये जो इलेक्ट्रॉन इस एटॉमिक कोर के सरफेस के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थे उनकी वजह से। यानी कि टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी आने वाली है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी इस केस में, दिस प्लस दिस, ये आएगी। और ये जो माइनस है ना यहाँ पर, ये माइनस इसको यहां से इसको प्लस कर देगी और इसको माइनस कर देगी, और E इंटू ई क्या बन जाएगा, ये E स्क्वायर बन जाएगा। तो ये क्वांटिटी इसमें ऐड हो जाएगी, और ये माइनस ये यहाँ पर इसको माइनस कर देगी, और ये क्या बन जाएगा, E स्क्वायर, दिस क्वांटिटी प्लस दिस क्वांटिटी, ये क्या बन गई, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज इनसाइड द एटॉमिक कोर। यही तो लिखा है, देखिए दिस क्वांटिटी ये वाली क्वांटिटी है, और ये वाली क्वांटिटी ये वाली क्वांटिटी है, ठीक है। तो अब देखिए हमें क्या निकालनी है, टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जब वो इलेक्ट्रॉन किस में रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रिक ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा है। तो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज रिवॉल्व इन ए इलेप्टिकल ऑर्बिट, तो कितनी बन गई, टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास ये बन गई, ठीक है। तो ये बन चुकी है, देखिए तो हमारे पास E की वैल्यू, टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की इलेप्टिक ऑर्बिट के अंदर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हम निकाल चुके, काइनेटिक एनर्जी क्या निकल के आई थी हमारे पास, 1/2m pr² प्लस p(θ²) अपॉन r², पोलर कोऑर्डिनेट्स में हमने निकाली थी, प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अभी हमने ना तो ये टोटल एनर्जी को आउटसाइड लिखा है तो ना ही इनसाइड लिखा है। तो देखिए अब हमने यहाँ पर कुछ बाउंड्री कंडीशंस यूज की थी, यानी कि क्वांटम कंडीशंस यूज की थी, और वो क्वांटम कंडीशन किस किस के लिए थी, एक तो इलेक्ट्रॉन के रेडियल एंगुलर मोमेंटम की वजह से थी, दूसरा क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब इलेप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, तो अभी डायग्राम देखा था हमने, उसका क्या होगा, रेडियस चेंज होगा, रेडियस चेंज होने की वजह से एंगुलर मोमेंटम बनेगा, और उस एंगुलर मोमेंटम को हमने क्या कहा था, रेडियल एंगुलर मोमेंटम कहा था। इसके बाद जैसे जैसे ये आर चेंज हो रहा था तो उसके साथ क्या चेंज हो रहा था, थीटा चेंज हो रहा था, थीटा को हमने क्या कहा था, एजीमुथल एंगल बोला था। तो थीटा की वजह से जो चेंज आया था उस एंगुलर मोमेंटम को हमने किससे डिनोट किया था, पी थीटा से डिनोट किया था। तो हमने टोटल ये क्या बन गई थी, उसकी इसमें काइनेटिक एनर्जी बन गई थी, ये रेडियल के अकॉर्डिंग, ये एंगल के अकॉर्डिंग बनी थी। अब यहां पर हमने इन दोनों के लिए क्वांटम कंडीशंस को यूज किया था, देखिए, और क्वांटम कंडीशंस क्या कहा था, बोहर एटॉमिक के अकॉर्डिंग मैं समझा चुका हूं। बोहर ने क्या कहा था, कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर किसी ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा है तो उसके पास जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या होगा, क्वांटाइज्ड होगा, ठीक है, क्वांटाइज्ड होगा। तो उसकी क्वांटाइज्ड वैल्यू कितनी आई थी, मैंने वो भी समझा दी थी। अगर मैं देखिए इस पी थीटा की बात करूं, पी थीटा ये एंगुलर मोमेंटम है,
और इसकी क्वांटाइज्ड वैल्यू क्या थी, KH/2 पाई। और ये KH क्यों लिया है हमने, यहाँ पे एजीमुथल क्वांटम नंबर बोला था, क्योंकि एंगल 0 हो सकता है, थीटा 0 हो सकता है, यानी कि जब भी किसी एक एंगल के ऊपर थीटा की वैल्यू ऑर्बिट के अंदर r 0 हो सकता है, तो यहाँ पर एजीमुथल क्वांटम नंबर एक ऐसा क्वांटम नंबर है जिसकी वैल्यू क्या होती है, 0, 1, 2 एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो हमने इस थीटा को क्या बोल दिया था, एजीमुथल एंगल बोल दिया था। तो इसके के लिए एजीमुथल की कंडीशंस हमने लगाई थी। अब यहां पर देखिए, अगर क्वांटम कंडीशंस लगाई हैं तो हमने इस 2 पाई को इधर लाकर इसके साथ मल्टीप्लाई अगर कर दिया था, तो 2 पाई को मैं क्या लिख सकता हूं, क्लोज्ड पाथ लिख सकता हूं। क्लोज्ड पाथ मतलब इसको इंटीग्रल का निशान लगा सकता हूं क्लोज्ड पाथ के अंदर, और ये डी थीटा लगा सकता हूं यहां पर, दैट इज इक्वल टू। अब यहां पर हमने क्या कहा था, पी थीटा इज टू बी यूनिफॉर्म थ्रू आउट, मतलब ये पी थीटा क्या है, कांस्टेंट है थ्रू आउट द ऑर्बिट। तो इसको हमने बाहर निकाल लिया था। तो इसकी वैल्यू अगर ये क्या हमने कंडीशन लगा दी थी, पी थीटा इज कांस्टेंट थ्रू आउट द पाथ, इलेक्ट्रिकल पाथ के अंदर। तो यहाँ पर पी थीटा अगर इस इंटीग्रल से बाहर निकल गया, इस इंटीग्रल से बाहर निकल गया, देखिए तो ये पी थीटा को मैं बाहर निकाल दूं, यहां से पी थीटा की वैल्यू को बाहर निकाल देता हूं, तो ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रल कैंसिल हो जाएगा और थीटा की लिमिट 2 पाई माइनस 0 to 2 पाई, तो पी थीटा इंटू 2 पाई बनेगी इक्वल टू के इंटू एच। यहां से पी थीटा की वैल्यू निकाल लिया हमने, यहां पर ये लेके गए, ये बन गई। यानी कि जहां पर पी थीटा होगा इस एनर्जी के अंदर, उसकी वैल्यू हम ये पुट कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। अगर नहीं करेंगे, क्योंकि इसको पुट करेंगे तो इक्वेशन थोड़ी लंबी बनेगी, इसलिए हम इसको पी थीटा भी लेके चल सकते हैं और ये वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। अब बात करते हैं सेकंड क्वांटम कंडीशन की। जो सेकंड क्वांटम कंडीशन था वो किसकी वजह था, रेडियल एंगुलर मोमेंटम की वजह से था। और एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज्ड का मतलब क्वांटाइज्ड होगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू ये होगी। अब यहां पर एनआर क्यों लिया हमने, क्योंकि पी आर डी आर इज इक्वल टू एनआर क्यों लिया है, ये एनआर क्या चीज है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और रेडियल क्वांटम नंबर बोलते हैं वैसे इसको। एनआर की वैल्यू देखो, रेडियस कभी 0 नहीं हो सकता। अगर रेडियस की वैल्यू को 0 कर दूंगा तो ये इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा ही नहीं करेगा। इसका मतलब इस एनआर की वैल्यू जो है, एनआर की वैल्यू कैन नॉट बी इज इक्वल टू 0। एनआर की वैल्यू कहां से होंगी, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा एंड सो ऑन सो 4 होगा। इसलिए हमने यहां पर एनआर लगाया है और यहां पर के लगाया है, एजीमुथल क्वांटम नंबर, यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, बाकी वैसे इसको बोलते हैं रेडियल क्वांटम नंबर। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहां पर इस क्वांटम कंडीशंस के लिए हमने पीआर की वैल्यू को निकालना था। इस पीआर की वैल्यू को निकालने के लिए हमने क्या किया, हम टोटल एनर्जी पे पहुंचे। और टोटल एनर्जी में पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास 2 केसेस के अंदर है, तो हमने टोटल एनर्जी को दो डिफरेंट केस में कन्वर्ट कर दिया और वहां से पीआर की वैल्यू को निकाल लिया। तो हमने पहला केस क्या लिया, टोटल एनर्जी ई नोट आउटसाइड द एटॉमिक कोर। हमने टोटल एनर्जी को निकाला, कब निकाला, जब इलेक्ट्रॉन कहां पर है, आउटसाइड द एटॉमिक कोर। तो यहां पर ये जो ई है, यहां पर ये इसमें आउटसाइड में ओ लगा रहा हूं और यहां पर पोटेंशियल एनर्जी आउटसाइड 0। तो यहां पर ये जो आउटसाइड की पोटेंशियल एनर्जी है वो यहां पर आ जाएगी। यानी कि यहां पर ये क्या आ गया, दिस क्वांटिटी एज इट इज आउटसाइड दैट इज इक्वल टू दिस क्वांटिटी एज इट इज ई नोट। दिस क्वांटिटी हमारे पास आ गई और आउटसाइड पोटेंशियल एनर्जी माइनस इंटू इसको माइनस कर देगा यहाँ पर। अब हमें तो सिर्फ पीआर चाहिए, तो पीआर की वैल्यू को निकालने के लिए इस क्वांटिटी को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आए, ये बन गई, प्लस में आ गई, इज इक्वल टू टोटल क्वांटिटी ये आ गई। यहां से 2m को हटा दिया, यहाँ पे ले आए तो ये क्वांटिटी इधर आ गई, ये क्वांटिटी ये बन गई। अब यहां से तो पीआर चाहिए था ना, तो पीआर स्क्वायर को मैंने पहले लिख लिया, तो ये वाली क्वांटिटी इधर आकर लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव हो गई। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको राइट हैंड साइड में लिखा है, तो दिस क्वांटिटी ये है और माइनस में ये क्वांटिटी ये बन गई। ठीक है, पीआर की वैल्यू को निकाल लिया, स्क्वायर को यहां से हटा दिया, स्क्वायर रूट बन गया। तो ये मैंने पीआर की वैल्यू को निकाला, किस केस में, टोटल एनर्जी को कंसीडर किया जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहां पर है, एटॉमिक कोर के आउटसाइड में है।
अब पी आर की वैल्यू को निकालेंगे कब, कंसिडर करके टोटल एनर्जी को निकालकर, वह जब इलेक्ट्रॉन कहां पर हो, इनसाइड द एटॉमिक कोर हो। तो यहां पर इस केस में अब ई की जगह हम क्या कर देंगे, ई आई, और यहां पर पोटेंशियल एनर्जी वी नॉट की जगह क्या आ जाएगा, वी आई। ठीक है, तो यहां पर हम पुट कर देंगे, तो यहां पर तो ये कंडीशन आ गई, इसमें ये वाली कंडीशन एज इट इज है, प्लस ये वैल्यू हमने उठाकर यहां से यहां पर पुट कर दी। ठीक है, तो यहां से अब इस क्वांटिटी को हम यहां से पी आर की वैल्यू चाहिए, पी आर की वैल्यू को निकालने के लिए इसको हम कहां ले आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड। देखिए ई आई ये अभी मैं यहां पर ये 2m था, 2m को ये दिस मल्टीप्लाई है, तो मैं सिर्फ इस क्वांटिटी को इसके लिए इधर लेके आया हूं, तो इसमें से इधर लेके आओगे तो ये तो प्लस बन गया ये, और ये क्या बन गया, माइनस, ये माइनस बाहर लगा दिया। ठीक है, अब ये 2m यहां से ये वाली ब्रैकेट, ये वाली चीज मिल गई, 2m कहा इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो ये। ठीक है, अब यहां से हमें पी आर चाहिए था, इसकी वैल्यू, इसको इधर लेके जाऊंगा, माइनस हो जाएगा ये, माइनस इस पूरी क्वांटिटी के ये क्या हो गया, ये 2m तो सारे के मल्टीप्लाई हो गया ऐसे, और इस क्वांटिटी के सारे के इधर जाकर ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस। अगर मैं यहां से इसको हटाऊं, ये हटा देता हूं लोग, माइनस क्या हो गया, ये पी थीटा का स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये हो गया। अब यहां से अगर इस स्क्वायर रूट को हटाऊं तो यहां से ये स्क्वायर रूट ऊपर से, इस स्क्वायर को हटाऊं तो यहां से पी आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसका स्क्वायर, ये बन गई, इसके इक्वल टू, आपको समझना पड़ेगा ये वाली चीज, ये आ गई। तो ये वाली चीज ये बन चुकी है, यानी कि हमने क्या निकाल लिया, पी आर की वैल्यू को निकाल लिया। किस किस केस में, आउटसाइड, जब इलेक्ट्रॉन आउटसाइड है, और दूसरा केस व्हेन इलेक्ट्रॉन इनसाइड है, किसके, एटॉमिक कोर के अंदर। तो इससे आगे हम नेक्स्ट सेक्शन में स्टडी करेंगे। लास्ट सेक्शन के अंदर हम रेडियल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू को कैलकुलेट कर चुके थे दो कंडीशंस पर। फर्स्ट कंडीशन कब, जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन एटॉमिक कोर के बाहर था। सेकेंड, उस कंडीशन पर जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन एटॉमिक कोर के अंदर था। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं, वो उन दोनों की वैल्यू को पुट करते हैं, कहां पर पुट करते हैं, हम एक क्वांटम कंडीशंस को यूटिलाइज करेंगे। और क्वांटम कंडीशंस क्या थी हमारे पास, अब अगर आपको याद हो रेडियल की, तो हमारे पास पी आर डी आर इज इक्वल टू एन आर एच, ये थी। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इस क्वांटम कंडीशन को यूज करते हुए यूज करेंगे कौन सी कंडीशंस पर, जब इलेक्ट्रॉन एटॉमिक कोर के आउटसाइड होगा। अगर आउटसाइड होगा तो यहां पर हम इस एन आर के ऊपर क्या लगा देंगे, जीरो लगा देंगे। तो हमारे पास क्या कंडीशन बन गई, पी आर डी आर इज इक्वल टू एन आर जीरो एच। यहां पर हम वैल्यू पी आर की पुट करेंगे, लेकिन कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, जब हमने पी आर की वैल्यू को कैलकुलेट किया था व्हेन इलेक्ट्रॉन आउटसाइड द एटॉमिक कोर को। और उस वैल्यू को, और वो वैल्यू स्टूडेंट्स अगर आपको याद हो तो ये वैल्यू निकल के आई थी, ये वैल्यू जो मैंने लिख रखी है लास्ट सेक्शन में हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो ये पी आर की वैल्यू हमने यहां पर पुट कर दी, डी आर इज इक्वल टू एन आर जीरो एच। अब इस पूरी की पूरी वैल्यू को, यहां से यहां तक की वैल्यू को हमने पुट कर दिया आई जीरो इंटू डी आर क्या बन गया हमारे पास, ये बन गया। और आई नोट की वैल्यू, इसका मतलब हमारे पास क्या बन गई, ये वैल्यू हमारे पास आई जीरो बन गई। ठीक है, अब हम कंडीशंस को लगाएंगे, क्वांटम कंडीशंस को कब, जब इलेक्ट्रॉन कहां पर हो हमारा, इनसाइड द एटॉमिक कोर हो। इनसाइड द एटॉमिक कोर हो तो ओनली डिफरेंस क्या आएगा, यहां पर जो ये जीरो था, यहां पर क्या आएगा, आई आ जाएगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन कहां आ चुका है, एटॉमिक कोर के इनसाइड आ चुका है। तो क्वांटम कंडीशंस क्या बन जाएगी, दैट इज इक्वल टू पी आर डी आर इज इक्वल टू एन जीरो आई एच। यहां पर अब हम पी आर की वैल्यू को पुट करेंगे, यहां पर पी आर की कौन सी वैल्यू को पुट करेंगे, जब हमने इलेक्ट्रॉन
कहां पर था, इनसाइड द एटॉमिक कोर था, और पीआर की वैल्यू को हमने कैलकुलेट किया था। तो वो कितनी वैल्यू निकल के आई थी, वो ये वैल्यू निकल के आई थी पूरी की पूरी, अगर आपको याद हो। तो हमने ये पीआर की वैल्यू को पुट कर दिया व्हेन इलेक्ट्रॉन इनसाइड द एटॉमिक कोर था, जब पीआर की वैल्यू ये आई थी, और ये वैल्यू यहां पर पुट की तो इनटू डीआर ये आ गया, और ये वाली कंडीशन ये आ गई। ठीक है, ये हमने इस कंडीशंस को नाम दिया है 2, इस इक्वेशन को। और ये जो अंदर वाली ये वाली यहां से लेकर ये यहां तक जितनी भी वैल्यू है, इसको हमने पुट कर दिया IIDR। तो हमारे पास II की वैल्यू क्या है, ये पूरी वैल्यू है, यहां पर मैंने लिख दिया है 2m इंटू दिस क्वांटिटी माइनस दिस इंटू माइनस दिस का स्क्वायर रूट 1/2। ये हमने आई सिंप्लीफाई करने के लिए पुट कर लिया है, और यहां पर इस इक्वेशन को नाम दे दिया है नंबर 2, और इस इक्वेशन को नाम दे दिया है नंबर 1। यानी कि ये इंटीग्रल का नाम है इक्वेशन नंबर 1, इस इंटीग्रल का नाम है इक्वेशन नंबर 2। अगर हमने जब स्टार्टिंग की थी तो देखिए मैंने क्या कहा था, एक साइकिल के अंदर ना तो आउटसाइड वाली इलिप्स, ना ये अंदर वाली इलिप्स, ये अंदर वाली इलिप्स, और ना ये आउटसाइड वाली इलिप्स कंप्लीट नहीं हो रही है। यानी कि इलेक्ट्रॉन डज नॉट कंप्लीट आइदर ऑफ द टू इलिप्स इन वन साइकिल। ना तो ये आउटसाइड वाली और ना ये इनसाइड वाली क्या इलिप्स कंप्लीट नहीं हो रही है, किस केस में, एक साइकिल के अंदर। तो यहां पर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ओनली उसी पार्ट, इलिप्स के उसी पार्ट पर सोल्व करेंगे जो हमने एक्चुअली क्या किया है, ट्रेस किया है। ठीक है, यानी कि देखिए मैं एक स्पेशल केस लूंगा, वो स्पेशल केस क्या होगा, आउटसाइड द एटॉमिक कोर भी इलिप्स कंप्लीट होगी और इनसाइड द एटॉमिक कोर भी इलिप्स क्या कंप्लीट होगी। तो वहां पर हमारे पास एक क्लोज्ड पाथ आ जाएगा। यहां पर एक क्लोज्ड पाथ नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि आउटसाइड भी एटॉमिक कोर की इलिप्स कंप्लीट नहीं हो रही, इनसाइड भी कंप्लीट नहीं हो रही। तो हमने क्या कंडीशंस लगा दी, दिस कंडीशन, दिस इंटीग्रल प्लस दिस इंटीग्रल इज इक्वल टू टोटल की लगा दी। यानी कि मैं इसको क्या लिख सकता हूं भाई, हम यहां से देखिए क्या लिख सकते हैं इसको, इनसाइड प्लस आउटसाइड इज इक्वल टू टोटल, यही तो बनेगा। तो हमने यही कंडीशन लगा दी, आउटसाइड प्लस इनसाइड इज इक्वल टू टोटल NR इंटू H, ये लगा दी। अब अगर हम यहां से आगे सोल्व करते हैं, कौन सी कंडीशंस लेके, बोहर थ्योरी की कंडीशंस लेके, और एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालते हैं किस कंडीशन के ऊपर, जब इलेक्ट्रॉन एटॉमिक कोर के आउटसाइड है। तो वहां पर क्या आई थी, देखिए E0 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² माइनस पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियली काइनेटिक एनर्जी, और ये पोटेंशियल एटॉमिक कोर के सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा था, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई आउटसाइड में हमने निकाली थी, वही वाली वैल्यू एज इट इज पुट कर देनी है। ठीक है, तो ये हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, ये अकॉर्डिंग टू बोहर थ्योरी कैलकुलेट कर रहे हैं। अभी तक हमने जो ये कैलकुलेट किया है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट यानी सोमरफील्ड की थ्योरी के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया। अब हम कंपेयर करना चाहते हैं, यानी कि हम कंपैरिजन देखना चाहते हैं सोमरफील्ड थ्योरी का और बोहर थ्योरी का। तो हम बोहर थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन व्हेन इलेक्ट्रॉन आउटसाइड द एटॉमिक कोर। तो कितनी निकल के आई, देखिए टोटल एनर्जी कितनी बनेगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, आउटसाइड लिख रहा हूं तो V0, यहाँ पे 0 लगा दिए, यहाँ पे भी 0, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² माइनस ये। अब ये देखिए हाफ mv² को मैं क्या लिख सकता हूँ, mv² को देखो, ये mv² अपॉन r, ये मैं लिख रहा हूं इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए, आपको समझा रहा हूं। और mv² अपॉन r क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स है, फोर्स है। और फोर्स क्या होता है, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन r², ये होता है, यही होता है। इसमें Q1 एक चार्ज है, दूसरा चार्ज हमारे पास Q2 है। तो यहाँ पर ये क्या बन गया, ZE एक चार्ज बन गया इंटू E दूसरा चार्ज बन गया, ZE इंटू E, ZE² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन ये r²। यानी कि ये mv² अपॉन r की वैल्यू क्या बनेगी, ये बनेगी।
तो यहां से मैंने एक आर से इस एक आर से काट दिया, तो ये एमवी स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली मैंने। एमवी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर, यानी कि एमवी स्क्वायर की वैल्यू यहां पर पुट कर दूं तो ये 2 था, यहां पर 4 था, तो ये 8 हो गया। तो ये जेड ई स्क्वायर 8 पाई एप्सिलॉन इंटू आर, ये हो गया माइनस ये पोटेंशियल एनर्जी वाली टर्म आ गई, ये दोनों सेम हो गई, तो इसका एलसीएम ले लिया हमने, और एलसीएम लिया तो यहाँ पे 8 ये वाला एलसीएम आया, तो यहाँ पे 2 -2 होगा, -2 में से +1 जाएगा, ये 0 यहाँ पर 0 है आउटसाइड, ठीक है। तो यहां से जब ये माइनस होगा, ये हमने आउटसाइड कैलकुलेट की है, तो यहां पर भी क्या आ जाएगा, मेरे पास 0 आ जाएगा। तो ये जब इसमें से 2 में से 1 -2 में से +1 जाएगा, तो ये -1 बचेगा, तो ये आ गई। अब आर क्या चीज था, आर की वैल्यू ये होती है, और ए नोट क्या चीज है, रेडियस ऑफ फर्स्ट बोहर एटॉमिक, यानी कि ये आर एन की वैल्यू होनी चाहिए। इसका मतलब अगर ए नोट हमारे पास रेडियस ऑफ ए फर्स्ट बोहर एटॉमिक है, तो आर एन हम निकाल सकते हैं, डिफरेंट ऑर्बिट के रेडियस को की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। ए नोट रेफरेंस होगा, फर्स्ट बोहर एटॉमिक रेडियस होगा। तो यहां पर देखिए, इसकी वैल्यू को उठाकर मैं यहां पर पुट कर दूं, तो हमारे पास ई नोट की वैल्यू ये आ गई है। ये किस कंडीशन में आई है, ये उस कंडीशन में आई है, बोहर थ्योरी के अकॉर्डिंग आई है, और किस कंडीशन में, जब इलेक्ट्रॉन आउटसाइड द एटॉमिक कोर था। हमने सोमरफील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग में निकाली थी, एनर्जी निकाली थी, और वो एनर्जी कब निकाली थी, वह इलेक्ट्रॉन आउटसाइड द एटॉमिक कोर था तब निकाली थी। दोनों का कंपैरिजन करेंगे। अब हमने देखिए टोटल एनर्जी को निकाला इन केस ऑफ बोहर थ्योरी के अंदर इनसाइड द एटॉमिक कोर, तो ये क्या बन गया, EI इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस VI, ये बन गया। अब यहां पर इसकी वैल्यू को मैं पुट करूं, तो EI की वैल्यू देखिए कितनी बनेगी, हाफ mv स्क्वायर प्लस ये हमने पोटेंशियल एनर्जी निकाली थी, वो वैल्यू पुट कर दी यहां पर, ये वही वैल्यू पुट कर रखी है मैंने। आउटसाइड जब इलेक्ट्रोवैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारा इनसाइड द एटॉमिक कोर था, तो पोटेंशियल एनर्जी ये निकल के आई थी, ठीक है। तो यहाँ पर हाफ mv स्क्वायर की वैल्यू फिर हम यही पुट करेंगे, mv स्क्वायर की वैल्यू को ये पुट करेंगे, और यहाँ पर नोट की बजाय क्या आ जाएगा, जेड आई आ जाएगा, बस ये डिफरेंस आएगा। तो यहाँ पर ये क्या बन गया, इसकी वैल्यू जेड आई ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन आर माइनस ये पूरी की पूरी क्वांटिटी एज इट इज आ गई। इन दोनों का एलसीएम लिया तो ये क्वांटिटी हमारे पास ये बन गई, क्योंकि ये सेम वही बनेगी, ये एलसीएम आएगा, ये वाला एलसीएम आएगा, माइनस ये यहाँ पर ओनली डिफरेंस आई ओ की जगह आई आ जाएगा, आर की वैल्यू पुट कर देंगे ये वाली, तो ये वाली टर्म बन गई, और माइनस ये वाली टर्म आ जाएगी, क्योंकि इन दोनों को कंबाइन करके हमने ये लिख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो बना था यहाँ पे वही बनेगा ये, तो ये माइनस आना चाहिए यहाँ पर, ये माइनस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी माइनस आया था हमारा इस केस में, प्लस ये वाली क्वांटिटी आ गई, क्योंकि एलसीएम लोगे तो -2 और +1 ये माइनस आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये माइनस आएगा, ये प्लस ये आ गई हमारे पास, जब टोटल एनर्जी आ गई किस केस में, जब इलेक्ट्रॉन इनसाइड द एटॉमिक कोर है। अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी देखिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का क्या कह रहा है, टोटल एनर्जी आउटसाइड, जितनी आउटसाइड है उतनी ही इनसाइड होगी, इसका मतलब कंजर्वेशन तो यही कह रहा है। तो ये हमने लगा दिया, हमारे पास ये क्या था, आउटसाइड था, ये आउटसाइड निकाली थी ये वाली, इज इक्वल टू ये क्या है हमारे पास, इनसाइड, ये आउटसाइड है ये इनसाइड है। इसका मतलब ये हमने कंपैरिजन करके देखा है एनर्जी का सोमरफील्ड थ्योरी और किस केस में, बोहर थ्योरी के केस में। अब हम एक स्पेशल केस की बात करेंगे, उस स्पेशल केस में क्या बात करने वाले हैं, इनसाइड द एटॉमिक कोर एंड इन आउटसाइड द एटॉमिक, इनसाइड ये वाली इलिप्स और आउटसाइड द एटॉमिक कोर इलिप्स क्या बने, कंप्लीट हो, यानी कि ये इलिप्स पूरी की पूरी इसके अंदर और ये एक इलिप्स बाहर कंप्लीट बने, तो उस केस में क्या होगा, ये स्पेशल केस को हम नेक्स्ट सेक्शन के अंदर स्टडी करेंगे।